एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर सीटेट जुलाई 2024 की, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सीरीज कंप्लीट कर रही हूँ। यानी कि 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी विथ प्रीवियस ईयर मैं आप लोगों के साथ में कंटिन्यू कर रही हूँ। इस दौरान मैं आप लोगों के साथ में इसका सिलेबस डिस्कस कर चुकी हूँ एंड एक टॉपिक फूड एंड इट्स कंपोनेंट जो मैं आप लोगों को 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से कंप्लीट करवा चुकी हूँ। साथ ही साथ उस टॉपिक में से जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं, 20 से 25 प्रीवियस ईयर हम लोगों को देखने को मिले थे, वो सारे के सारे मैंने अपने क्लास में जो है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। तो आज का हमारा ये सेकंड टॉपिक होने वाला है, जिसमें मैं आप लोगों के रेशे और तंतु वाला टॉपिक डिस्कस करूंगी। 6, 7, 8 तीनों की ही एनसीईआरटी में ये टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं एक एक करके हर एक क्लास का आप लोगों के साथ में जो है वो चैप्टर शेयर करूंगी, आप लोगों को अच्छे से आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे एंड जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद में हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ में पहले से ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम लोग सीटेट साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का ये टॉपिक 2 है। और आज की वीडियो में हम लोग रेशे और तंतु, जो हमारा स्पेशली क्लास 6, 7, 8 तीनों में दिया गया है, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो 6 एंड 7 का करूंगी, क्योंकि अगर 8th क्लास का भी साथ में इंक्लूड करती तो वो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो में हम लोग 6th एंड 7th क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे एंड इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें 8th क्लास का, और उसके अगली वीडियो जो है वो मैं रेशे और तंतु में से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको डिस्कस करूंगी। तो फिर चलिए अब हम हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक जो चैप्टर नंबर 3 है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में मैं आप लोगों को अलग अलग जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेती हूँ। तंतु से वस्त्र तक, यानी कि इस चैप्टर में हम लोगों के साथ में ये बात बताई गई है कि जो हम कपड़ा पहनते हैं, वो कपड़ा जो होता है उसका वो कहाँ से बनता है। सबसे पहले कपड़ा बनने के लिए उसके लिए हम लोगों को धागा बनाना होता है। तो ये धागा कहाँ से बनता है, धागा बनाने के लिए हम लोगों को रेशे की जरूरत रहती है। उसके अलावा ऊन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट आज के इस चैप्टर में हम लोग जो है वो कपड़े के बारे में पढ़ेंगे कि कपड़ा जो होता है वो कहाँ से आता है, अलग अलग तरीके के कपड़ों के बारे में हम लोग जो है वो सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर जो टू द पॉइंट मैं चैप्टर में बात करूंगी, क्योंकि अगर हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे क्रियाकलाप दिए हुए होते हैं, लेकिन हर एक क्रियाकलाप हम लोगों को पढ़ना नहीं होता है। हम सिर्फ और सिर्फ जो वही चीज पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है एंड टू द पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हम लोगों को जो बोला गया है कि सूती कपड़े का एक टुकड़ा लेना है, जिस पर उसमें से क्या करना है, कोई भी एक ढीला सा धागा उसमें से निकाल देना है। जैसे ही हम लोग सूती कपड़े का टुकड़ा लेंगे उसको बाहर की ओर निकालेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम हम लोगों को गिवन है कि यहाँ पर एक सूती का टुकड़ा लिया है, सूती कपड़ा। इसमें से क्या किया जा रहा है, तंतु या फिर तागा, तागा जिसको धागा भी बोला जाता है, खींच रहे हैं। अब ये धागा या फिर तागा जो होता है वो कहाँ से आता है, सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कपड़ा किससे बनता है, धागे से। तो धागा कहाँ से बनता है, तो वो भी तो हमारे पास में होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या बताया है, किसी सूती कपड़े के टुकड़े में से कोई तागा निकालेंगे और इस तागे के टुकड़े को हम लोग मेज पर रखेंगे। अब उसको क्या करेंगे, उसके एक सिरे से हम उसको अंगूठे से दबाएंगे। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक टेबल लेंगे, टेबल के ऊपर हम जो एक वो सूती कपड़े का जो धागा हम लोगों ने निकाला है उसको लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, एक साइड से पकड़ लेंगे जैसे इन लोगों ने पकड़ा है, और दूसरी साइड से इस तरीके से स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग स्क्रैच करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो तागा या फिर ये जो धागा था वो दो भागों में डिवाइडेड रह जाता है। ये दो भागों में डिवाइडेड रहता है। जब हम इसको सुई में पिरोने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि सुई का जो निब होता है वो बहुत पतला होता है, और जो धागा होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। यानी कि इसके अंदर जो है वो दो या फिर तीन जो होते हैं वो इस तरीके के तागे, एक एक धागे जैसे एक धागा है इसमें से दो या तीन तागे निकल जाते हैं। लेकिन इस तरीके से हम लोगों को किस तरीके से हम जो है वो सुई के अंदर उसको पिरोते हैं तो वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब ये तागा कहाँ कहाँ से आता है और तागा बनने का प्रोसेस क्या होता है? तागा यानी धागा। यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट दिखाई दे रही है कि तागे की ये जो लड़ियाँ जो हम लोगों को पतली-पतली दिख रही है, अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसको तंतु कहते हैं। यानी कि देखिए हम लोगों ने अभी क्या देखा, धागा। अब ये धागा और भी देखा ना हम लोगों ने, जब हम इसको इस तरीके से रखते हैं, एक साइड से अंगूठे से पकड़ेंगे और दूसरे साइड से जब हम इसको स्क्रैच करेंगे तो ये 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड रह जाएगा। तो ये जो 2-3 पार्ट्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं तंतु, और ये जो मेन होता है वो होता है धागा। तो धागा किससे बनता है? तंतु से। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं कि पहले तंतु होता है, तंतु से तागा या फिर धागा बनता है और उसी से हम लोग
वस्त्र बनाते हैं। तो ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया कि पहले तंतु होता है, फिर तागा होता है और फिर वस्त्र होता है। तंतु किसको बोलते हैं? यानी कि धागे के जो और धागे को और छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है? तंतु। अब देखिए, जो वस्त्र होता है वो बहुत सारे धागों से मिलकर बना हुआ होता है और ये तंतु जो होते हैं, जो जिन तंतुओं की हम बात कर रहे हैं, ये तंतु क्या होते हैं और ये तंतु कहाँ से प्राप्त होते हैं? क्योंकि धागा बनने के लिए तंतु का होना आवश्यक है। तो तंतु कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, तंतु जो होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और दूसरे होते हैं संश्लेषित, जो हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं। देखिए, कुछ-कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि सूती होते हैं, जूट होते हैं, रेशमी होते हैं, ऊनी होते हैं। ये जो तंतु होते हैं वो पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनको प्राकृतिक बोलते हैं, यानी ये प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त होते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक जो जो होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं, सूती, जूट, रेशमी और ऊन। ये सारे के सारे जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि रुई और जूट, जूट जिसको पटसन भी कहा जाता है, पादपों से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़, बकरी की कर्तित ऊन से भी प्राप्त होती है, यानी ऊन जो होती है वो हम लोगों को भेड़ और बकरी से प्राप्त होती है। ये लाइन आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा खरगोश, याक और ऊँट के बालों से भी ऊन प्राप्त होती है। देखिए, अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इन सब में कुछ भी नहीं है पढ़ने लायक, लेकिन अगर मैं आप लोगों को वास्तव में बताऊँ, जब हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दे देंगे, यानी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर कैसे बनेगा। इस एक पैराग्राफ में आप लोगों के 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लगभग-लगभग आइडिया दे देती हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आ सकता है कि यहाँ पर प्राकृतिक तंतु कौन-कौन से हैं और कृत्रिम तंतु कौन-कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से प्राप्त ये बन सकता है कि जंतुओं से कौन से प्राप्त है और पादपों से कौन से प्राप्त होते हैं। प्राप्त कौन से नहीं है, नहीं वाला ऑप्शन देंगे ना तो हम कन्फ्यूज़ होंगे, तो ये आ सकता है। तीसरा ऑप्शन ये आ सकता है कि ऊन किस-किस से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ऊन हमको ये पता है कि ऊन सिर्फ़ भेड़ों से प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी सारी चीज़ें लिखी हुई है कि ऊन भेड़, बकरी और ऊँट के बालों से, खरगोश के बालों से, याक के बालों से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे, फिर लास्ट में आप लोगों को कुत्ता दे देंगे, बिल्ली दे देंगे। अब पूछेंगे कि ऊन किससे प्राप्त नहीं की जाती है? तो कुत्ते और बिल्ली से तो हम ऊन प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि भेड़, बकरी, ऊँट, खरगोश, याक इन सब से प्राप्त करते हैं। उसके अलावा आता है रेशम। रेशम का तंतु किससे प्राप्त होता है? तो रेशम कीट आता है। रेशम का एक कीट होता है, जो अपने चारों तरफ कोकून का निर्माण करता है, उससे हम लोग रेशम प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक तंतु। उसके बाद में हम लोग देखेंगे संश्लेषित तंतुओं के बारे में। संश्लेषित तंतुओं का मतलब होता है जो पादपों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि उनको संश्लिष्ट किया जाता है या फिर बनाया जाता है। अब इनके एग्जाम्पल जो आप लोग याद रखिएगा, पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया और एक्रिलिक हो गया। अब आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट तंतु नहीं है, तो आप लोगों को जूट दे देगा, पटसन दे देगा, उसके बाद में ऊन दे देगा, रेशम दे देगा और फिर पॉलिएस्टर दे देगा। तो आप लोगों को पता है कि संश्लेषित तंतु ये है और प्राकृतिक कौन-सा नहीं है, तो पॉलिएस्टर प्राकृतिक नहीं है। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ में क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर इस तरीके से हमारी चीज़ें कंप्लीट होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ ऐसे अ कुछ ऐसे पादप के तंतु, यानी कि पादपों से जो तंतु प्राप्त होते हैं, कौन-कौन से पादपों से तंतु प्राप्त होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रुई की, कि रुई हम लोगों को किस तरीके से प्राप्त होती है। देखिए, रुई के बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि रुई जो होती है उसको हम लोग दीपक जलाने में भी उसका उपयोग करते हैं। गद्दों या फिर रजाई होती है, तकिए होते हैं, इन सब से जो है वो हम लोग रुई का ही उपयोग करते हैं। लेकिन ये रुई कहाँ से प्राप्त होती है? रुई जो होती है वो किसी जंतु से प्राप्त नहीं होती है, बल्कि रुई एक पादप उत्पाद होती है। पादप उत्पाद अब इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग कपास के पौधे उगाते हैं और कपास के पौधों के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक होती है, मृदा काली और जलवायु उसकी उष्ण यानी कि गर्म जो इलाका होता है, वहां पर उष्ण इलाका जो होता है वहां पर आप लोगों का जो है वो कपास के पौधे अत्यधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है कि कपास के पौधों के लिए किस तरीके की मृदा आवश्यक होती है, तो कपास के पौधों के लिए जो होती है वो काली मृदा आवश्यक होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? देखिए, वैसे तो बहुत सारे हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया। लेकिन अगर सर्वाधिक कपास की खेती की बात करें तो सर्वाधिक जो होती है वो गुजरात में की जाती है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है गुजरात में की जाती है। अब ये क्वेश्चन है साइंस का, देख सकते हैं आप लोग। लेकिन कई बार हम लोगों को ये साइंस में, अब ये साइंस का पेपर है, साइंस की बुक में दिया गया है, साइंस के पेपर में दे देते हैं और हम लोगों को ऐसे करता है कि लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, एसएसटी का क्वेश्चन साइंस में दे दिया कि सर्वाधिक कपास कहाँ जो उगाई जाती है। अब ये क्वेश्चन साइंस का ही है, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को कंफ्यूज भी किया जा सकता है। तो देखिए, अब हम लोग देखेंगे कपास के बारे में कि कपास को किस तरीके से प्राप्त करते हैं।
कपास के पौधों को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कपास नामक का एक पादप होता है, उससे प्राप्त होते हैं फल। यानी कि जब कपास का पादप होता है, जब उसको उगाया जाता है, तो जब उसमें अनुकूल परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो उसमें फल उग जाते हैं और वो जो फल होते हैं, उनको बोला जाता है कपास के गोलक बोलते हैं, जो नींबू के आकार के होते हैं। जब ये कपास के जो गोलक होते हैं या फिर फल होते हैं, जब ये पूरी तरीके से पक जाते हैं, पूरे डेवलप हो जाते हैं, तो ये जो बीज होते हैं, वो टूट जाते हैं, खुल जाते हैं और कपास जो होता है, वो तंतुओं में से बाहर आ जाते हैं। जैसा आप लोग यहाँ पर डायग्राम देख रहे होंगे, कपास के पादप के जो खेत होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। अब ये क्या होंगे, जैसे इसमें से कपास जो होगा वो एकदम परिपक्व हो जाएगा, तो इसके ऊपर का जो कवर होता है वो खुल जाता है और जैसे ही खुलता है और अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त होती है, तो उसमें से जो है वो कपास को निकाल दिया जाता है। कपास को निकालने के बाद में इस तरीके से कपास को निकाल दिया जाता है। अब इन कपास के बॉलों से कपास को हस्तचयन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि जब हम कपास को प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करने के बाद में उसके अंदर भी होते हैं छोटे-छोटे, हम लोगों को बीज दिखाई देते हैं। उन बीजों को भी अलग करना किया जाता है और बीजों को अलग करने की जो क्रिया होती है, उसको कपास औंटना बोलते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कपास औंटना मतलब बीजों को अलग करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है कि ऐसे राज्यों के नाम जहाँ कपास सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक राज्य जो होता है, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कपास उगता है, तो वो होता है आप लोगों का गुजरात, उसके अलावा तेलंगाना और महाराष्ट्र। और भी बहुत सारी जगह है, लेकिन मेन यही है। उसके बाद में देखिए, कपास औंटने की प्रक्रिया जो होती है वो पहले तो हाथों से भी की जाती थी, लेकिन आजकल जो होती है वो मशीनों द्वारा की जाती है। और कपास को किस तरीके से औंटा जाता है, अलग किया जाता है कचरा इसमें से, तो आप लोग देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम गिवन है। अब हम लोग देखेंगे जूट को, कि जूट को किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, जूट जो होती है उसको पटसन भी बोला जाता है। जूट को प्राप्त करने के लिए पटसन तंतु होते हैं, तंतु को उगाया जाता है, पादप को उगाया जाता है। पटसन पादप जो होता है उसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। ये आप लोग याद रखिए। आजकल क्या हो रहा है कि एजर्शन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, कि क्वेश्चन बनेगा कि जूट के पादप को जूट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप लोग को यहाँ ऑप्शंस दे देंगे 3-4, फिर आप लोगों को 4 ऑप्शंस में से दे देंगे कि पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है। तो इस तरह आप लोगों को पूरा पैराग्राफ समझना होगा, उसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन मैं आप लोगों के साथ में कर लेती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये जो पादप है, ये आप लोगों का पटसन का पादप है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जूट और पटसन के बारे में, कि इसको किस तरीके से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो देखिए, भारत की इसकी खेती करते हैं, वर्षा ऋतु में करते हैं। पटसन जो होता है उसको मुख्यतः कहाँ उगाया जाता है, तो देखिए ये नाम आप लोग याद रखिएगा कि इसको मुख्यतः पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम आदि में उगाया जाता है। पटसन का पादप जब, यानी कि पटसन का जो फसल होती है, जब वो अच्छे से पक जाती है, यानी कि जब उसकी पुष्पन अवस्था, यानी जब उसके ऊपर फ्लावरिंग होती है, तो उस समय उसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। फसल की कटाई करने के पश्चात जो उसके तने होते हैं, तने को पानी में डाल देते हैं। उसके बाद में उनको तने जब पानी में डालते हैं, तो वो उसमें से गल जाते हैं। जब गलते हैं, तो अब उनको पटसन तंतुओं को हाथों से अलग कर लेते हैं। यानी कि इसके जो तने होते हैं, पटसन के पादप के तने में से ही क्या प्राप्त किया जाता है, पटसन प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद में वस्त्र बनाने से पहले सभी तंतुओं को तागों में, यानी कि धागे में, यहाँ पर क्या है, तने को पानी में डाला, तो वो पूरी तरीके से क्या हो गया, वो पूरी तरीके से भुन गया, अलग हो गया, गल गया। जैसे ही गला, तो उसमें से क्या अलग कर दिया, पटसन के तंतु। अब तंतु से क्या बनाएंगे, डायरेक्ट तो कपड़ा नहीं बना सकते, इसके लिए धागे बनाने जरूरी है ना, तो धागे बनाए जाते हैं। अब धागा किस तरीके से बनाएंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बता देती हूँ कि रुई से धागा, यानी कि तागा किस तरीके से बनता है हाथों द्वारा, वो बताया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सूती धागे की कताई, या फिर सूती तागे की कताई के, तागा और धागा सेम होता है। यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेशों से तागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कताई कहलाती है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है, कताई होती है, या फिर दोनों होती है। तो इस तरीके से ऑप्शंस बनेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा इस लाइन को, क्योंकि आजकल डेफिनेशंस में से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रेशों से तागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कताई होती है। इसके लिए क्या करते हैं, रुई का कोई भी एक सेट ले लेते हैं, इसके रेशे को खींचते हैं और इस तरीके से रेशे जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और तागा, यानी कि धागा बन जाता है।
और कताई करने के लिए आजकल जो होती है वो एक सरल युक्ति का भी उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग कतली बोलते हैं। और कतली जो होती है उसका डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, गिवन है डायग्राम, ये देखिए। ये जो होता है वो कतली का डायग्राम है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इसमें से रुई को डालते हैं, रुई को डालते जाते हैं, जैसे यहाँ तक डालते हैं तो ये आप लोगों को बीच में दिख रहा है गोल गोल, इसको ऊपर की तरफ खिसकाते हैं। जैसे इसको ऊपर 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 खिसकाते जाते हैं तो यहाँ से ये जो होती है वो पतली 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 रुई पूरी बाहर आ जाती है, और इस तरीके से पूरा धागा बन जाता है। तो कताई के लिए सरल युक्ति तकवा है। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तकवा क्या है? कताई के लिए उपयोग आती है, बुनाई के लिए आती है, सिंचाई के लिए आती है, सभी के लिए आती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि तकवा जो होती है वो कताई के लिए काम आती है, और जिसको हम लोग तकली भी बोलते हैं। और पहले जो है वो, आजकल ये एक छोटी-सी मशीन हो जाती है, बट पुराने समय में जो है वो चरखे का उपयोग किया जाता था, और चरखे के उपयोग के लिए जो है वो महात्मा गांधी द्वारा जो है वो अधिक प्रयास किए गए थे। इनके बारे में भी एक चीज़ हम लोगों को दी गई है कि खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में, देखिए अब ये क्वेश्चन तो साइंस का है, बट पूछा जाता है साइंस में, और हमको लगता है कि खादी और भारत सरकार द्वारा ये सन पूछ लिया, मतलब हमारा एसएसटी का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये क्वेश्चन साइंस का ही है। 1956 में खादी बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको संगठन का निर्माण किया गया, जिसकी खादी और ग्रामोद्योग आयोग भी कहते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं धागा बनाने के लिए किस तरीके के चरखे का उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जब कम मात्रा में धागे बनाए जाते हैं तो वो तो बात ठीक है, लेकिन अधिक मात्रा में बनाने के लिए मशीनों का उपयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि तागे से वस्त्र कैसे बनाते हैं, यानी कि धागा तो हम लोगों ने बना दिया, अब वस्त्र कैसे बनेगा। तो देखिए वस्त्र बनाने की भी दो विधियां होती है, जिसमें से एक विधि होती है बुनाई और दूसरी विधि होती है आप लोगों की बुनाई। पहली विधि होती है बुनाई और दूसरी होती है बंधाई। अब देखिए, अब इसमें बुनाई और बंधाई क्या होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि तागों के 2 सेट लेंगे, यानी कि 2 सेट, एक ये ले लिए, एक ले लिया। आपस में इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे कि वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। यानी कि इनको इस तरीके से ले लेते हैं पास-पास, और इस तरीके से जो है वो ऐंठते रहते हैं। तो जैसे इस तरीके से पतले-पतले, ये बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। हम जब डिज़ाइन बनाते हैं तो आई थिंक सो डायग्राम में आप लोगों को मोटी डिज़ाइन दिख रही होगी, बट ये बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। तागों के 2 सेट लेते हैं, उनको आपस में व्यवस्थित कर लेते हैं, इस तरीके से सेट करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, बहुत पास-पास बनते जाते हैं, और एक कपड़ा बन जाता है, और ये जो प्रोसेस होता है उसको बुनाई बोलते हैं या फिर वीविंग बोलते हैं। अब इसके लिए आप लोगों को क्रियाकलाप भी दिया गया है, बट हम लोगों को क्रियाकलाप नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्रियाकलाप हमारे एग्ज़ाम में नहीं आता है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, मैंने आप लोगों को पूरी चीज़ समझा दी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक जो है वो फ्लो चार्ट के माध्यम से, ये एक तरीके से फ्लो चार्ट बनाया है मैंने, ताकि आप लोगों को वो चीज़ अच्छे से समझ आ सके। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले होता है तंतु या फिर रेशे। तंतु होता है, अब तंतु को धागा बनता है, तंतु से क्या बनता है, धागा या फिर तागा। धागा या तागा कौन सी प्रोसेस द्वारा बनता है, तो वो होता है कतई। कतई किसके माध्यम से की जाती है, कतली के माध्यम से। और धागे से वापस वस्त्र बनाते हैं। अब धागे से वस्त्र बनाते हैं, और वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, या तो बुनाई होती है या फिर बंधाई होती है। तो सबसे पहले आता है तंतु या फिर रेशे, जो कताई करने के माध्यम से धागा बनते हैं, और बुनाई या बंधाई करने के माध्यम से वस्त्र बन जाते हैं। तो इस तरीके से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया हमारी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को दी गई है कि वस्त्रों की बुनाई जो होती है वो करघा पर भी की जाती है। इसके अलावा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा पढ़ने, ये हथकरघा दिया गया है। उसके बाद में आता है एक विशेष प्रकार की जो होती है वो बुनाई की जाती है। अब विशेष प्रकार की बुनाई के बारे में बताया गया है कि विशेष प्रकार की बुनाई किस तरीके से, जैसे कि हम लोग स्वेटर बुनते हैं, तो स्वेटर को किस तरीके से बुनते हैं उसके बारे में बताया गया है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वस्त्र सामग्री का इतिहास, जिसके बारे में क्वेश्चंस नहीं बनता है, लेकिन कहाँ क्वेश्चन बनता है वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। देखिए, पुराने समय में हम लोगों को पता है कि जो पादप थे और किस तरीके से वस्त्र बनते हैं, किस तरीके से धागा बनता है, इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे-जैसे समय बदला, और तरीके के पेड़-पौधे देखने को मिलते हैं, और फिर क्या होता है कि एक फ्लेक्स नाम का एक पादप होता है, जो कि प्राकृतिक तंतु होता है। प्राचीन मिस्र में क्या किया जाता था कि वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लेक्स की कृषि नील नदी निकटवर्ती नील नदी के निकट वाले क्षेत्रों में की जाती थी। यानी कि रुई और फ्लेक्स की ही कृषि की जाती थी, जो एक तरीके का प्राकृतिक तंतु हुआ करता था।
तो ये इस तरीके से इसका कुछ इतिहास है जिसके बारे में कुछ खास क्वेश्चन बनता नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अब आगे हम लोग देखते हैं एक और फ्लो चार्ट जो हम लोगों को बुक में दिया गया है। देखिए, सबसे पहले आता है कपास गोलक, यानी कि कपास का बना हुआ जो होता है, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को समझाया। कपास का गोलक होता है, कपास के गोलक में से हम लोग उसके जो तंतु होते हैं उसको अलग कर लेते हैं, और उसमें से जो बीज होते हैं, कचरा होता है, उसको अलग कर लेते हैं। अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वो औटना होती है, उससे बन जाते हैं रेशे। रेशे से कताई करने के माध्यम से बन जाते हैं धागे या फिर तागे, और धागे या तागे जो होते हैं वो बुनाई या फिर बंधाई के माध्यम से वस्त्र बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को वस्त्र की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, यानी कि वस्त्र जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। वस्त्र जो होते हैं वो तागों से बनते हैं और जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है, यानी तंतुओं से तागे बनते हैं, तागों से वस्त्र बनते हैं। इतनी चीज तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले तंतु होते हैं, तंतु होते हैं, तंतु से तागे और तागे से वस्त्र बनते हैं। तंतु या फिर तो प्राकृतिक भी हो सकते हैं या फिर कृत्रिम भी हो सकते हैं, जिसमें रेशम, ऊंट, जूट ये सभी प्राकृतिक होते हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर सब संश्लेषित संश्लिष्ट होते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं, और तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। तो आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। तागों की बुनाई दो प्रकार से होती है, जिससे कि वस्त्र बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि यहाँ पर जो है वो हम लोगों को छांटना है कि प्राकृतिक और संश्लेषित कौन से हैं। तो देखिए, यहाँ पर रुई, ऊन, और रेशम, ये तीनों क्या है, प्राकृतिक है। रुई, ऊन और रेशम, उसके अलावा पटसन, ये प्राकृतिक है। नायलॉन और पॉलिस्टर जो है वो संश्लिष्ट है। तो आप लोगों से इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज इट इज एनसीईआरटी बुक में से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। आगे कुछ ट्रू फॉल्स दिए हैं, ट्रू फॉल्स को देखेंगे हम लोग। सत्य और असत्य दिया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि तंतुओं से तागा बनाया जाता है। हाँ, पहले तंतु होता है, उसके बाद में तंतुओं से क्या बन जाता है, तागा। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में आता है कतई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया होती है। बिल्कुल, कतई जो होती है वो वस्त्र निर्माण की ही प्रक्रिया होती है, तो ये भी बात सही है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, नहीं, बल्कि जूट जो होता है वो तो हम लोगों को पौधे से प्राप्त होता है, तो ये तो गलत हो गया, फॉल्स है। रुई से बिनौले या बीज हटाने की प्रक्रिया को औटना, हाँ, अभी मैंने बताया कि रुई से जो बीज हटाने की प्रक्रिया होती है वो औटना कहलाती है, तो ये कथन भी सत्य हो गया। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, बिल्कुल, तागों की बुनाई करने से और बंधाई करने से कपड़ा बन जाता है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं, जी नहीं, रेशम तंतु जो होते हैं वो रेशम से प्राप्त होते हैं, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। उसके बाद में आता है प्राकृतिक, पॉलिस्टर एक प्राकृतिक है। पॉलिस्टर जो होता है वो प्राकृतिक नहीं होता है। पॉलिस्टर और ये जो भी नायलॉन होता है, ये सब के सब जो होते हैं वो संश्लिष्ट होते हैं या फिर कृत्रिम होते हैं। बल्कि हमारा रुई हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं। उसके बाद में हम लोगों को कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त स्थान में हम लोग देखते हैं कि डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो पादप तंतुओं से कौन कौन से प्राप्त किए जाते हैं, पादपों से तो रुई, जूट और पटसन। उसके बाद में जंतुओं से, तो देखिए ऊन और रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में बोला गया है कि रुई और जूट यानी कि पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए, रुई और जूट जो होती है, रुई और जूट पादप के किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो रुई जो होती है वो पादप के कपास के पौधे से प्राप्त होते हैं, और जूट जो होती है वो हम लोगों को तने से प्राप्त होती है, यानी कि कपास जो होता है उसका फूल होता है, और कपास का फूल होता है, तो रुई हम लोगों को कपास से प्राप्त हो जाती है, और तने से हम लोगों को जूट प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में आता है कि नारियल तंतु से बनने वाली किसी दो वस्तु, तो नारियल से बनने वाली बस्ता भी बना सकते हैं, और रस्सी भी बनाई जा सकती है। तो फिर ये हमारी 6th क्लास का टॉपिक था, और 6th क्लास की एनसीईआरटी में से लिया गया था। अब अगर मैं आज की ही क्लास में अगर आप लोगों को मैं आगे और कराऊंगी तो वो और ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, जो मैं करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो टॉपिक्स जो है वो आप लोगों को छोटे छोटे फॉर्म्स में करवाने हैं, यानी कि छोटी कम कम देर में आप लोगों को एक वीडियो को कंप्लीट कर पाए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में सिर्फ और सिर्फ 6th क्लास की ही चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ में 7th क्लास का, और उसके नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ में 8th क्लास का बहुत डेप्थ में, प्लस आप लोगों के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस मैं अपने ही चैनल पर कंप्लीट करवाने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।